मूवी एनालाइज्ड एंड एक्सप्लेन्ड मैक्स पर आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं टैग रियारू ओनिगोको तो हफमरन एक जापानीज मूवी, एक ऐसी फिल्म जिसे देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। IMDb पर 6.1 रेटिंग के बावजूद यह फिल्म इतनी कंफ्यूजिंग है कि लोग इसे साई-फाई समझें या हॉरर ये तय ही नहीं कर पाते। और इसका एंडिंग ऐसा लगेगा जैसे डायरेक्टर बीच में ही सो गए और कहानी अधूरी छोड़ दी। लेकिन असल में इस फिल्म के हर सीन के पीछे गहरा मतलब छुपा है जिसे मैं डिटेल में समझाऊंगा। पर पहले एक चेतावनी, ये मूवी बेहद हिंसक और खूनी है, तो इसे फैमिली के साथ मत देखना। अब चलते हैं कहानी की शुरुआत की तरफ। फिल्म की ओपनिंग एक डरावने म्यूजिक के साथ होती है, लेकिन फिर अचानक म्यूजिक खुशहाल हो जाता है। हमें एक स्कूल ट्रिप पर जा रहे स्टूडेंट्स का ग्रुप दिखता है जो बस में मस्ती कर रहे हैं, पिलो फाइट खेल रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। लेकिन इस शोरगुल के बीच एक लड़की मित्सुको अकेली शांति से अपनी डायरी में कुछ लिखने में बिजी रहती है, जिससे बाकी स्टूडेंट्स उसे अजीब समझते हैं और रैगिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि उनकी हंसी कुछ ही सेकंड में चीखों में बदलने वाली है। अचानक मित्सुको का पेन जमीन पर गिर जाता है और जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकती है, एक तेज और रहस्यमयी हवा बस के सामने के हिस्से को काट देती है। एक ही झटके में आगे बैठे सभी स्टूडेंट्स 2 टुकड़ों में कट जाते हैं। खून चारों तरफ बिखर जाता है और इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वही खतरनाक हवा पूरी बस को उड़ा देती है। लेकिन मित्सुको किसी तरह बच जाती है। वो सदमे में थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था क्योंकि वही जानलेवा हवा अब उसकी तरफ आ रही थी। मित्सुको अपने दोस्तों को चेतावनी देने के लिए दौड़ती है, लेकिन अंत में वे भी उसी खतरनाक हवा का शिकार हो जाते हैं। किसी तरह वह एक झील तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां भी उस हवा ने तबाही मचा दी थी। खुद को साफ करने के बाद वह मदद खोजने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रास्ते में उसे कोई नहीं दिखता। फिर अचानक उसे अपना स्कूल दिखाई देता है और सबसे अजीब बात यह होती है कि उसकी बचपन की दोस्त आकी भी उसी स्कूल में पढ़ती है, जबकि उनके स्कूल पूरी तरह अलग थे। जब मित्सुको उसे घातक हवा के बारे में बताने की कोशिश करती है, तो यह और भी अजीब हो जाता है क्योंकि अब वह हवा सामान्य लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आकी उसे शांत करने की कोशिश करती है, मानो मित्सुको को भूलने की बीमारी हो गई हो या उसने कोई बुरा सपना देखा हो। धीरे धीरे मित्सुको भी इस पर विश्वास करने लगती है। इसी दौरान उनकी नजदीकियों से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करती हैं और उनकी रिलेशनशिप लेस्बियन लव में बदल जाती है। लेकिन जापान में इस तरह के रिश्ते को टैबू माना जाता था, इसलिए उनके दोस्त उन्हें छेड़ने से बाज नहीं आते। मगर आकी किसी की परवाह नहीं करती और अपने रिश्ते को बिना किसी झिझक के स्वीकार कर लेती है। सिर्फ उनके 2 करीबी दोस्त ताइको और सूर ही उनके रिश्ते को समझते हैं। मित्सुको अब भी खुद को लेकर कंफ्यूज थी क्योंकि उसकी याददाश्त और व्यवहार अजीब हो रहे थे। लेकिन आकी उसे समझाती है कि वह पूरी तरह ठीक है और एक रहस्यमयी तरीके से कहती है कि मैं दोबारा जन्म ले चुकी हूं। इस पर ताइको अपनी इच्छा जताती है कि काश वह भी कभी दोबारा जन्म ले सके। हालांकि मित्सुको अब भी परेशान थी, इसीलिए सब मिलकर मास बंक करने का प्लान बनाते हैं। फिर जैसे ही वे भागते हैं, ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई आजादी मिल गई हो और फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बदलकर खुशनुमा हो जाता है। सब कुछ खुशहाल और परफेक्ट लगने लगता है, लेकिन जैसा कि हमने अपनी जिंदगी में भी महसूस किया है, खुशियां ज्यादा देर तक टिकती नहीं और यही बात उनके साथ भी होने वाली थी। जब वे झील के पास पहुंचते हैं तो आकी बाकी दोस्तों को मित्सुको के अजीब सपने के बारे में बताती है और फिर कहती है कि यह सब सच हो सकता है क्योंकि कई मल्टीपल यूनिवर्स मौजूद हैं। एक ही समझाती है कि उनका एक पैरेलल यूनिवर्स भी हो सकता है जहां उनके मिरर वर्जन मौजूद हैं और उनका भविष्य पहले से तय किया जा चुका है, लेकिन इसे बदला जा सकता है जब वे कोई ऐसा काम करें जो अनएक्सपेक्टेड हो या प्रिडिक्टेबल ना हो। इसे समझाने के लिए एक ही सबको झील की ओर देखने के लिए कहती है और तभी अचानक एक विशालकाय मगरमच्छ झील से निकलकर ताइको पर हमला करता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि यह सिर्फ सूर की कल्पना थी ताकि वह समझा सके कि जो भी अनएक्सपेक्टेड होता है
वही तुम्हारी किस्मत तय करता है। जैसे इस केस में तेको की मौत तय नहीं थी जब तक कि सूर ने उसकी कल्पना नहीं की। फिर हमें एक और अजीब सीन देखने को मिलता है जब जंगल के बीच अचानक कंबल और तकिए दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वो सब अपनी मस्ती में इतने खोए हुए थे कि तकियों से खेलने लगते हैं। खेलते खेलते मित्सुको को अपनी उंगली पर खून की एक बूंद दिखती है, लेकिन ये भी सिर्फ उसकी कल्पना थी। फिर सूर एक पंख उठाकर उन्हें समझाती है कि ये पंख जहां गिरेगा वह पहले से तय हो चुका है। इसके बाद वे सब वापस स्कूल लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही मित्सुको स्कूल पहुंचती है उसे फिर से एक तकिया दिखता है, और जैसे ही वह उसे आकी की तरफ फेंकती है, अचानक टीचर गन निकालकर स्टूडेंट्स पर गोलियां बरसाने लगते हैं। और उनकी मौत की सिर्फ एक वजह थी, उन्होंने क्लास बंक की थी। लेकिन सिर्फ वही नहीं, बल्कि सभी टीचर्स स्टूडेंट्स को बेरहमी से मारने लगते हैं। थोड़ी हिम्मत दिखाकर ताइको एक टीचर से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी बेहद क्रूरता से मार दी जाती है। फिर सर मित्सुको को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार वह भी मारी जाती है। मरने से पहले सर मित्सुको से कहती हैं, जिंदगी झूठ से भरी हुई है, लेकिन जो भी हो तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब मित्सुको अपनी जान बचाने के लिए भागती है, और पीछे टीचर स्टूडेंट्स का शिकार वैसे ही कर रहे थे जैसे पबजी में एनिमी हंट करते हैं। भागते समय उसकी एक क्लासमेट उससे कहती है कि उसे याद करना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वही डरावनी हवा फिर से आती है और उसकी क्लासमेट्स को दो हिस्सों में काट देती है। और अब वह हवा मित्सुको के पीछे थी। डर के मारे वह भागती है, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं था। लेकिन किस्मत से वह एक भीड़ भाड़ वाले शहर में पहुंच जाती है और एक पुलिस अफसर से मदद की भीख मांगती है। लेकिन यहां फिर से कुछ अजीब होता है, वही घातक हवा अब सामान्य लगने लगती है। और सबसे अजीब बात यह होती है कि पुलिस अफसर उसे केको नाम से पहचानता है। जब वह आईने में खुद को देखती है तो उसकी शक्ल पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह 25 साल की लग रही थी। पुलिस अफसर के मुताबिक वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज उसकी शादी का दिन है। लेकिन वह सोचती है कि शायद केको सिर्फ कोई प्रैंक कर रही है, इसलिए पुलिस उसे पकड़कर सीधा चर्च ले जाता है। अब मित्सुको और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि चर्च में मौजूद सभी लोग उसकी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर जानता हो कि आज उसकी शादी होने वाली है। लेकिन एक चमत्कार जैसा तब होता है जब वह ड्रेसिंग रूम में एकी को देखती है। वह तुरंत आकी से पूछती है, आखिर यह सब क्या हो रहा है? आकी उसे बताती है कि मित्सुको और केको एक ही इंसान है, लेकिन इसके पीछे की लंबी कहानी वह अभी नहीं बता सकती, क्योंकि वे उन्हें देख रहे हैं। लेकिन वे कौन है, यह तो क्लाइमैक्स में पता चलेगा। फिलहाल उसे वही करना होगा जो आकी कहे। आकी उसे शादी के रिवाज पूरे करने के लिए तैयार करती है, और फिर अचानक वह वहां मौजूद बाकी सभी लड़कियों को मारने लगती है, जैसे वे सिर्फ कोई डमी या मैनक्विन हो। अब मित्सुको पूरी हिम्मत के साथ एक शार्प ग्लास लेकर चर्च की तरफ बढ़ती है। लोग तालियों और फूलों के साथ उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जैसा कि उसके साथ कुछ भी सामान्य नहीं हो रहा था, जो लोग उसे वेलकम कर रहे थे अब वे अचानक अपने कपड़े उतारने लगते हैं और उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। लेकिन सबसे अजीब चीज तब होती है जब दूल्हे की जगह एक कॉफिन रखा होता है और उस ताबूत से एक डरावना सुअर के सिर वाला इंसान बाहर आता है। फिर सभी लोग जबरदस्ती करने लगते हैं कि वह शादी पूरी करे और उस भयानक प्राणी को किस करे। लेकिन अब मित्सुको का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सबसे पहले उस सुअर मुंह वाले इंसान का गला बेरहमी से काट देती है, और फिर अपने गुस्से का शिकार वहां मौजूद बाकी लोगों को भी बना देती है। लेकिन फिर भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि वही क्रूर टीचर जिसने पहले कत्लेआम किया था वहां आ चुके थे। हालांकि वे किसी तरह उन टीचर्स को सबक सिखाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनके पीछे पड़ा हुआ था। एक ही अपनी जान की परवाह किए बिना मित्सुको को वहां से भागने के लिए कहती है, ताकि वह खतरे को अपनी ओर आकर्षित कर सके। अब फिर से मित्सुको भागने लगती है जब तक कि वह थक ना जाए, लेकिन फिर से वही अजीब चीज उसके साथ होती है।
जैसे वह किसी दूसरे यूनिवर्स में आ चुकी हो। अब कुछ लोग उसे इजुमी कहकर बुलाते हैं और उसका पहनावा बदल जाता है। अब वह एक मैराथन में दौड़ रही थी। दौड़ के दौरान भीड़ और उसकी कल्पना में उसके पुराने दोस्त उसे चीयर करने लगते हैं। वे उसे याद दिलाते हैं कि वह बचपन से ही एक टैलेंटेड रनर रही है और आज उसे अपना लक्ष्य हासिल करना है। लेकिन जाहिर सी बात है कि उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अब वही टीचर्स और स्वर उसके पीछे पड़ जाते हैं। कल्पनात्मक तैको उसे बताती है कि उसे इस दुनिया से बाहर निकलना होगा, क्योंकि यह सब कुछ सिर्फ उसके कंट्रोल में है। उसी वक्त एक ही एक बार फिर प्रकट होती है और उसे दूसरी दिशा में भागने के लिए कहती है। लेकिन रेस खत्म होने के बाद वह फिर से खुद को एक वीरान जगह पर पाती है, जहां कुछ झूमी जैसी लड़कियां उसका रास्ता रोक लेती हैं। उनमें से एक आगे बढ़कर उसे मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके अनुसार जब तक मित्सुको जिंदा है उन्हें बार बार मरना पड़ेगा। वह लगातार उसे कुछ याद करने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी जान दे दे, आखी उसे बचा लेती है और उसे बार बार अपना नाम पूरे आत्मविश्वास से दोहराने के लिए कहती है। पहले तो मित्सुको कुछ नहीं समझ पाती, लेकिन जब वह ऐसा करती है तो वह फिर से अपनी पुरानी मित्सुको के रूप में बदल जाती है। तभी अकी फिल्म का सबसे बड़ा राज खोलती है। वह बताती है कि वे सभी एक काल्पनिक दुनिया में फंसे हुए हैं और कोई उन्हें यहां कैद करके रखे हुए है। मित्सुको इस दुनिया की मुख्य किरदार है और सिर्फ उसी के पास इसे खत्म करने की शक्ति है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये मौतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बचने का बस एक ही तरीका है, अपने हाथों से जुड़ी वायर्स को निकालना। लेकिन डरी हुई मित्सुको कुछ समझ नहीं पाती और घबराहट में तारों को खींचने लगती है, क्योंकि अकी उसे जबरदस्ती करने को कह रही थी। जैसे ही वह तार खींचती है, आकी असहनीय दर्द में चिल्लाने लगती है और देखते ही देखते पूरी दुनिया उसके सामने बिखरने लगती है। मित्सुको देखती है कि उसके शरीर से जुड़ी ये तारें उसके पूरे अस्तित्व को दो हिस्सों में बांट देती हैं। तभी उसे एक चमकते हुए दरवाजे का आभास होता है। वह उन तारों के साथ आगे बढ़ती है और अचानक खुद को एक अजीब दुनिया में पाती है, जहां सिर्फ अधनंगे आदमी घूम रहे थे। वहां उसे एक वीडियो गेम का विज्ञापन दिखता है, जिसमें उसके जीवन के सारे किरदार छपे हुए होते हैं। अचानक एक अजनबी उसे पहचान लेता है और बताता है कि वह भविष्य में पहुंच चुकी है। वह मित्सुको को बेहोश करके कहीं ले जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि एक विशाल स्क्रीन पर वही सारे किरदार दिख रहे हैं जिनसे वह अब तक मिल चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वह गुफा के अंत में एक बूढ़े आदमी को देखती है जो एक वीडियो गेम खेल रहा था। और फिर सबसे खौफनाक सच्चाई सामने आती है। जो कुछ भी मित्सुको के साथ हुआ वह सब इस बूढ़े इंसान के कंट्रोल में था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह आदमी पिछले 150 सालों से मित्सुको का इंतजार कर रहा था। वह खुद स्वीकार करता है कि उसने इस गेम को डिजाइन किया था। मित्सुको और उसके दोस्तों की मौत के बाद इस क्रूर इंसान ने उनके डीएनए से यह रियल लाइफ गेम बनाया था, सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए। और फिर अचानक बूढ़े आदमी का एक युवा रूप सामने आता है। वह मित्सुको की ओर इशारा करते हुए एक बिस्तर की तरफ देखता है और कहता है, यही तुम्हारी किस्मत है। पूरी तरह हैरान और सदमे में मित्सुको उसके बगल में लेट जाती है। लेकिन तभी उसे सूर की वो बात याद आती है, अगर उसे अपनी किस्मत बदलनी है तो उसे कुछ अनएक्सपेक्टेड करना होगा। वह उस पल को याद करती है जब उसकी उंगली पर खून की एक बूंद थी, लेकिन इस बार वहां एक उड़ते हुए पंख का टुकड़ा गिरता है। अचानक वह लाल पंख पूरे कमरे में उड़ने लगते हैं। मित्सुको को अचानक एक सच्चाई का एहसास होता है और गुस्से में वह उस आदमी का गला तकिए से दबाकर उसे मार देती है। वह चिल्लाती है, हम कोई खिलौने नहीं हैं, हमारे साथ खेलना बंद करो। लेकिन यह सब करने के बाद भी वह इतनी थक चुकी थी कि अब और कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए आखिरकार वह बूढ़े आदमी की छड़ी से खुद को मार लेती है। और फिर वही घटनाएं दोबारा होने लगती हैं जो पूरी फिल्म में पहले हो चुकी थीं। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मित्सुको एक सुनसान बर्फीले मैदान में अकेले दौड़ रही है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने शुरू में क्यों कहा था कि फिल्म खत्म तो हो जाएगी, लेकिन आप इसे पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। असल में
पूरी फिल्म जापानी लड़कियों के संघर्ष को दर्शाती है, खासकर उन लड़कियों का जो होमोसेक्सुअल हैं, जहां 21वीं सदी में भी उन्हें अपने बुनियादी अधिकारों और आजादी के लिए लड़ना पड़ता है। यही वजह है कि अगर आपने गौर किया होगा तो पूरी फिल्म में सिर्फ लड़कियां थीं, और जब मित्सुको असली दुनिया में जाती है तो वहां सिर्फ पुरुष मौजूद होते हैं जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे थे। जापान में भीड़ से अलग होना एक टैबू माना जाता है, और यही कारण था कि जब बाकी सभी लड़कियां बस की यात्रा का मजा ले रही थीं, तब केवल मित्सुको ही थी जो अपने विचारों में खोई हुई थी, अपनी एक अलग दुनिया में। यही वजह थी कि बाकी सभी लड़कियां में हंस रही थीं, खेल रही थीं, लेकिन मित्सुको का अकेले रहना सबको अजीब लग रहा था। समाज के बनाए नियमों में अलग होना गलत माना जाता है, और इसी वजह से उसकी रैगिंग की जाती है। मौत का एक मतलब था। खतरनाक हवा उन सभी लड़कियों के लिए थी जो समाज के बनाए हुए नियमों में फिट नहीं होती थी, और फिल्म के अंत में उसका अकेले बचना यह दिखाता है कि अगर कोई समाज के नियमों से अलग अपनी पहचान बनाता है तो उसे अकेले ही रहना पड़ता है, क्योंकि कोई उसका साथ नहीं देता। मित्सुको के मामले में, क्योंकि वह एक लेस्बियन थी, इसीलिए समाज ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। फिल्म में आकी और उसकी दोस्तों की कहानी यह दिखाती है कि सिर्फ वही उसकी असली दोस्त थीं। जब ताइको ने कहा कि काश वह भी दोबारा जन्म ले पाती, तो उसका मतलब था कि काश वह भी एक ऐसी जिंदगी जी सकती जहां उसे समाज की परवाह न करनी पड़े। स्कूल से भागने का सीन भी यही दिखाता है कि वे सभी आजाद महसूस कर रही थीं, भले ही थोड़े समय के लिए। सूर का मित्सुको को बार बार समझाना भी यही था कि अगर तुम आज लड़ोगी तो बाकी लोग भी तुमसे सीखेंगे और समाज की गलत सोच के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ताइको पर मगरमच्छ का हमला एक गहरा संदेश देता है। यह मगरमच्छ उन पुरुषों का प्रतीक है जो लड़कियों के पीछे सिर्फ एक मकसद से भागते हैं। आकी का अंत तक लड़ना यह दिखाता है कि वह समाज के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन अंत में उसकी हार का मतलब यह था कि इस लड़ाई में उसे ही अपनी भावनाओं को दबाकर जीना होगा। चैपल में सभी लड़कियों का उसे अपमानित करना भी यही दिखाता है कि समाज उसे अजीब मानता है, क्योंकि वह लड़कियों को पसंद करती थी, और चाहे वह कुछ भी कर ले, यह समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। यह ताबूत उसके उन एहसासों को दर्शाता है जहां उसे अपनी मर्जी के खिलाफ किसी और से शादी करनी पड़ी, जो उसके लिए मौत के समान था। उसकी शादी में दूल्हे का एक सुअर के रूप में दिखाया जाना यह प्रतीक है कि वह पुरुषों से शादी करने को लेकर कितनी नफरत करती थी, और यह उसकी घृणा का एक रूप था। यह दिखाता है कि समाज उसे एक ऐसे बंधन में बांधना चाहता है जो उसके अस्तित्व के खिलाफ है। अंत में जब वह बूढ़े आदमी के नियंत्रण में होती है और उसे उसके छोटे रूप के साथ सोने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह इस बात का प्रतीक है कि कैसे पुरुष समाज में महिलाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं। यह दर्शाता है कि पुरुषों के पास महिलाओं के अस्तित्व, इच्छाओं और सपनों पर कितना नियंत्रण है, और कैसे उन्हें अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए महिलाओं को अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाने के लिए मजबूर किया जाता है। आज भी पुरुष समाज में सत्ता रखते हैं, लेकिन जब वह सूर की बातों को याद करती है तो उसे एहसास होता है कि अब वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह उसकी चेतना के जागने का क्षण है, जब वह समझती है कि उसे अपनी जिंदगी खुद के लिए जीनी होगी, न कि समाज के बनाए नियमों के हिसाब से। यही कारण है कि वह अपना विरोध दर्ज कराने और यह दिखाने के लिए कि अब वह किसी के नियंत्रण में नहीं है, खुद को खत्म कर लेती है। यह सिर्फ आत्महत्या नहीं थी, बल्कि यह एक विद्रोह था, एक घोषणा थी कि अब वह किसी के नियमों के हिसाब से नहीं चलेगी और अपने जीवन पर खुद अधिकार रखेगी। अब वह इस बंदिश से बाहर निकल चुकी है, अपनी नई जिंदगी जीने के लिए, जहां वह खुद अपने फैसले ले सके। पूरी फिल्म में उसके दोस्त और अन्य पात्र उसे बार बार यह याद दिलाते हैं कि उसे समझना होगा कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। यह सब इसलिए किया जा रहा था ताकि वह खुद को बचाने का रास्ता खोज सके और इस खेल से बाहर निकल सके। फिल्म में इतने हिंसक और दर्दनाक दृश्य इसलिए दिखाए गए ताकि समाज की क्रूरता को सामने लाया जा सके, यह दिखाने के लिए कि किस तरह समाज महिलाओं को दबाने और उनके अस्तित्व को नकारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
बार बार फिल्म में पंख को दिखाया जाता है क्योंकि सूर ने कहा था कि यह पहले से तय है कि यह पंख कहां गिरेगा, लेकिन कुछ अलग और अनपेक्षित करके भविष्य को बदला जा सकता है। यही चीज मित्सुको ने की। झील के सीन में उसकी उंगली पर खून की बूंद गिरना, जंगल के बीच तकिया आना, ये सब संकेत थे कि उसने सूर की सलाह मानकर अप्रत्याशित तरीके से सोचना शुरू कर दिया था ताकि वह अपने तयशुदा भविष्य को बदल सके। उसका संघर्ष पहले से ही तय था और अंत में वही हुआ जो भविष्य में होने वाला था। पूरी फिल्म में दिखाए गए सारे किरदार उसके संघर्षों के अलग अलग चरण थे। फिल्म हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि यह सब असल में उसके दिमाग की यात्रा थी, उसके खुद को खोजने और अपनी पहचान को स्वीकार करने की लड़ाई थी। असल में वह पहले ही मर चुकी थी, लेकिन यह पूरी यात्रा उसके जीवन की विभिन्न कठिनाइयों और समाज से लड़ने की प्रक्रिया को दर्शाती है। मित्सुको एक हाई स्कूल की लड़की थी जिसे लड़कियों से प्यार था और इस वजह से उसे समाज में अजीब नजरों से देखा जाता था। केको उस समय को दर्शाती है जब उसे समाज के दबाव में शादी करनी पड़ी और अपनी इच्छाओं को मारना पड़ा। इजुमी उस दौर का प्रतीक थी जब वह बेहद टैलेंटेड थी, लेकिन अंत में पुरुष प्रधान समाज के दबाव के कारण उसने अपने सपनों को छोड़ दिया। इस पूरी फिल्म का सार यह है कि समाज महिलाओं को हमेशा एक तयशुदा ढांचे में ढालने की कोशिश करता है, जहां उन्हें अपनी इच्छाओं और सपनों को कुचलकर समाज के बनाए नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन अगर कोई महिला इस बंदिश को तोड़ने की कोशिश करती है तो उसे हर स्तर पर प्रताड़ित किया जाता है। फिल्म का संदेश यही है कि एक महिला को समाज से लड़कर अपनी पहचान खुद बनानी होगी, क्योंकि अगर वह समाज के अनुसार चलेगी तो उसे अपने अस्तित्व को खत्म करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने इस जटिल फिल्म के सभी पहलुओं को स्पष्ट कर दिया है, लेकिन अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मेरा वीडियो YouTube पर रैंक करेगा और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं। मिलते हैं अगले मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।